हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासे। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, जैसा कि आपको अब बचे हैं मात्र 2 से 3 लेसन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले एक ऐसी टॉपिक जहां आपको कह सकते हो सर ये तो हम अपने समाज के लिए, अपने सीख के लिए तो पढ़ ही रहे हैं सर। इससे तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में भी बड़े क्वेश्चन आए थे सर। इसमें सर आपका लघुत्तरी कितना पूछा था और एमसीक्यू तो पूछो ही मत। तो सारे वो टॉपिक्स मिल जाएंगे आज आपके राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र के चैप्टर का आपका लेसन नंबर 4 जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। तो कर दीजिए अपने पूरे ग्रुपों में शेयर और इस वीडियो को जो अंत तक देखा, अंत में किस में कितने नंबर का पूछा जाएगा सारे डिस्कशन में दूंगा, तो करिए शेयर। अब आते पहली बात लैंगिक मसला और राजनीति। देखो कोई भी बात आती है पॉलिटिक्स वहां हावी होती है, ठीक है। किसी ने कहा है कि बच्चा कि हम राजनीति में रुचि ले या न ले, ये लाइन सुन लेना। उस दार्शनिक का नाम हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको मैंने पढ़ा है, लिखा है कि हम चाहे राजनीति में रुचि ले या न ले, लेकिन राजनीति हमारे में रुचि लेती है। इस बात को ध्यान, हम कितना भी पॉलिटिक्स से भागे, पॉलिटिक्स जरूर हमें कहीं ना कहीं शामिल कर लेती है। तो अब उसी चीज को हम क्लियर करने जाएं। क्लास 10th है आपका, इतना डीपली तो आपको शायद सारे को ना पता हो, लेकिन चीजों को न्यूज देखो, आप अपने देश के बारे में समझने की कोशिश करो। अगर आपका सपना एक बड़े लेवल पे जाना, तो देश के बारे में जानना ही आपका, यही पढ़ के, यही 4 पार्ट पढ़ के, से सोशल पढ़ के देश के आप बड़े पद पर जा सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी पढ़ाई जहां पर नेता जनता का होता है, जनता उसे चुनती है, लेकिन आपके डीएम और एसडीएम अपने पढ़ के जाते हैं, कलम का पावर दिखाते हैं। उनके किसी के भरोसे पर पावर नहीं दिखाते, अपने खुद के पावर पे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई से परीक्षा पास करके वो पद लिया है, वो बड़ा पद लिया है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी ने वो पढ़ के वो पद नहीं लिया है। जनता के से भीख मांग कर पाया गया पद होता है, और ये अपनी पढ़ाई अपनी ताकत होती है, इतना याद रखना। तो हम बात करेंगे यहां पर लैंगिक मसले की बात कर रहे हैं। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का अर्थ होता है बच्चे स्त्री और पुरुष में जो भेद होता है, कितने पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं, और कैसे हम महिलाओं की स्थिति को कितना नीचा देखते हैं, पुरुषों की स्थिति को कितना ऊपर देखते हैं। हमारा भारत देश भी आज तो स्थिति काफी ठीक है, काफी पहले यह पुरुष प्रधान देश ही कहा जाता रहा है। यहां का घर का मुखिया पुरुष ही हुआ करता था। अब भले आज आधे घरों में महिलाएं मुखिया है, पुरुष नहीं रह गए मुखिया, तो वो बात अलग है, लेकिन पहले जो सामाजिक स्थिति हमारी थी यही रही है। तो हम बात करेंगे कि श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है लैंगिक विभाजन। क्या है? यह भी एक सामाजिक विभाजन का ही रूप है, जो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में इस असमानता को महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस असमानता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट, बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़ छवियां एवं सामाजिक भूमिकाएं हैं, जो पहले से चली आ रही है। रूढ़ का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, जो पहले से हम भेदभाव करते, अरे लोग कहते अरे भैया लड़की ही दूरे ना पढ़े जाई। कितनी एक क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वहां आपको देखने को, अभी 12वीं तक का ही अगर क्लास देख लें, 12वीं तक का क्लास देख लें, तो वहां पर क्या होता है, एक विभाजन पहले हम कर लेते कि अरे
लड़कियों को, लड़की मैथ नहीं पढ़ पाएगी। मैथ की संख्या 12वीं के कक्षा में आप पढ़ रहे होगे जिस भी स्कूल में, ठीक है, या कक्षा 10 में भी होगे, तो हम मैथ पढ़ने वाले बच्चियों की संख्या कम मिलेगी। अब वो जो अपर लेवल पे जाती हैं, और जब 12वीं के बाद होती है, जब दूर जाना होता है, यही प्रश्न सबके घरों में उठता है, अरे भाई हम अपने लड़की के दूर पढ़े ना भेजो। क्यों नहीं भेजोगे भाई? वो अभी अपने स्कूल की टॉप रही, अपने कोचिंग की टॉप रही है, अपने सहेलियों के बीच अच्छी रही है, लेकिन ये विभाजन क्यों? एक गधा लड़का जो अपने आप को उसको दूर भी पढ़ने जाएगा, खूब खर्च भी किया जाएगा, ये विभाजन क्यों है ऐसा? तो ये सारे रूढ़ प्रक्रियाओं के कारण है विभाजन। अब है कि निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन। अब हमारे पास पर्सनल और हमारे श्रम में भी विभाजन है। पहले से ही कह दिया गया औरतें घर का ही काम कर सकती है, बाहर का नहीं कर सकती हैं, ठीक है। हंसी उड़ाने को हम लोग महिलाएं पुरुषों का आजकल मजाक बनाती है, और जो करने में पुरुष महिलाओं का मजाक बनाते रहते हैं, काफी हास्य व्यंग आप लोग सुनते होंगे। लेकिन अगर हम लिंग विभाजन, जेंडर डिवीजन की बात करें, तो सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान भूमिकाएं निर्धारित करता है, ठीक है। इसमें समाज क्या करता है? फला काम पुरुष करेगा, यह काम स्त्री ही करेगी, तथा समाज के बाहर के सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का अधिकार होता है। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाहर का कार्य नहीं करती हैं। महिलाएं खेतों में, ऑफिसों में, हर स्थान पर कार्य करती हैं। वे घरेलू श्रम के रूप में भी कार्य करती हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। वो लिख के थोड़े पैदा हुई थी, नहीं घर का रसोई वे बनाएंगी। वो भगवान ने उनको एक थोड़े कह के भेजा था, जाना बेटा तुम्हारा जब पैदाइश होगा तो तुम्हें चूल्हा ही फूकना होगा, रसोई घर में ही रहना होगा, तुम जो है पढ़ना लिखना मत, तुम ऑफिस में नहीं बैठ पाओगी, तुम प्रिंसिपल नहीं बन पाओगी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगी। ऐसा थोड़े कोई कहा, लेकिन यहां पर घरेलू श्रम के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें ऐसी मान्यता नहीं है, वो डिग्री लेके नहीं आई है इसका, तथा उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। दिन भर सुबह से आपको चाय देने से लेकर रात के भोजन कराने तक का जिम्मा उनके सर पे होता है, ठीक है। आप काम करते हो तो आपको उसका बना के आपको देती हैं, लेकिन फिर भी आप उनका उतना सम्मान नहीं कर पाते जितने सम्मान की अधिकार होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। भारत में अगर बात करें, इन इंडिया, आज हमारा भारत कैसा है और आज महिलाओं की स्थिति कैसे? मैंने कहा कि आज काफी चीजें सुधरी हैं। मैंने इन 5 सालों में और 5 से 7 सालों में इस चीज को अनुभव किया कि जब मैं पढ़ रहा था उस समय स्थिति क्या थी एक लड़की की, और आज इन लड़कियों की क्या स्थिति है। आज ऐसी स्थिति है कि हम लड़कों को भी डर लगने लगा है कि अरे कहीं ऐसा समय तो नहीं आ जाएगा कि भारत आगे चल के महिला प्रधान देश बन जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, आज की बहुत चीजें चेंज हुई हैं। भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की जो स्थिति है अब भी पुरुषों से पीछे है। भारत में महिलाओं की, ये देखो जनगणना 2011 की है, अब बात इस साल 21 में होने वाली थी, कोरोना काल में जनगणना हुई नहीं तो पता चल जाता कि आज की स्थिति क्या है। बहुत जगह ये जो लैंगिक असमानता ये बदल जाता। जो इनके साक्षरता दर है ये 54% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? 76% है। भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में हर दिन घंटा अधिक कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं दिया जाता। पुरुष तो अपना बाहर काम करता है तो पैसा ले पाता है, अब महिला बेचारी दिन भर घर में काम करती है, 1 रुपया पाती है।
कितना तनख्वाह आप देते, आपके पापा आपकी मम्मी को देते हैं, बता दो तो। पूछना, पापा मम्मी दिन भर घर में भोजन बना बना आपको खिलाती है, मम्मी को भी 5,000 रुपया महीना आपको देना पड़ेगा, मम्मी उस पैसे से कम शॉपिंग करेगी क्या? कि देखो कोई होगा तैयार? कोई नहीं होगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की बात करते हैं। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ। समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने की बात कही गई। इसके बाद भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मजदूरी मिलती है। देश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, यानी देखो अगर इस हिसाब से, इस जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए जो लैंगिक मसला निकला है, तो कितने आपके 81 यानी 81 लोग, 1000 में 81 लोग क्या होंगे? कुंवारे ही रह जाएंगे, लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी को। अब इतना ज्यादा प्रचार प्रसार आज हुआ कि हमने कहा कि अब अगर जनगणना हो तो ये चीजें काफी, ये जो रेशियो आपको दिख रहे काफी चेंज मिलेगा, लेकिन ये उस समय की बात हो रही है अब जो कि कम है, क्योंकि भारत के अनेक हिस्सों में माता पिता लड़कों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता आपने सुना होगा, कह रहे वहां सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो ये सांप्रदायिकता है क्या? ये बहुत बड़ा मसला है, आपको समझना होगा सांप्रदायिक किसे कहते हैं। और सांप्रदायिकता एक भाव है, एक भावना है, व्यक्ति सांप्रदायिक है, तो यह एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष समुदाय या धर्म अन्य समुदाय की लागत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। यानी हिंदू मुस्लिम की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ कहे, मुस्लिम हिंदू की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने लगे, हिंदू जैन के खिलाफ, जैन बौद्ध के खिलाफ, यानी सब दो समुदाय आपस में जब टकराव करते हैं तो वही क्या होता है, उसे उन लोगों को सांप्रदायिक कहते हैं। और वो जो क्रियाविधि उत्पन्न होती है, वो जो स्थिति जारी होती है, वही स्थिति क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। कि जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों की लागत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश में लग जाता है, और यह स्थिति ही सांप्रदायिकता कहलाती है। अब है सांप्रदायिक राजनीति ही, ये राजनीति की बात न हो, आज यही तो हमारे देश को खा रहा है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स ही तो हमारे देश को खा रहा है, जहां पे हम आज अपने विशेष जाति के नेता को अपना नेता मानते, अपने विशेष धर्म के नेता को अपना नेता मानते हैं। देश कहां पर है? देश के विकास के लिए कौन सा नेता खड़ा है, उसको तो हम देख ही नहीं रहे हैं, उसको हम इतने भीड़ में हम लोग खोज ही नहीं पा रहे हैं। हम धर्म और जात की राजनीति करते हैं, हम लोग पार्टीवाद करते हैं, हम लोग जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं, कहां से देश का विकास होगा? तो एक अच्छा जो हमारे फ्यूचर की बात करें, हमारे देश की बात करें, हमारे एक बहुत अच्छे सपनों के भारत की बात करें, तो सांप्रदायिक राजनीति की जब बात होती है तो राजनीति में धर्म का प्रयोग करने का यह तरीका सांप्रदायिक राजनीति है। जब भी पॉलिटिक्स में, ठीक है, क्या होने लगे? दलित होने लगे, ठीक है, यादव होने लगे, बनिया होने लगे, ठाकुर होने लगे, हिंदू होने लगा, मुस्लिम होने लगा, जब ये सब बातें उठने लगे, एक तो यहां की ये पॉलिटिक्स कभी देश की दिशा नहीं बदल सकती। ठीक है, और यहां पर ऐसी ही पॉलिटिक्स को हम कहते हैं कि ये सांप्रदायिक राजनीति है। ये क्या है? सांप्रदायिक राजनीति है। सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। धर्म ही क्या है? सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। सांप्रदायिकता इस धारणा को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति यही है कि अगर आप दो धर्म के हो, जिस देश में जिस धर्म का जो धर्म बाहुल्य है उसे वही उस देश का हकदार है, बाकी लोग नहीं हैं। और इस विचारधारा में एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं।
ओके, अब इसमें अगर हम आगे की बात करें बच्चा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र देख रहे हैं उनको ही मैं बता दूं, अभी इसमें क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इससे जुड़े अभी कुछ और सी टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन 1 से 5 दिसंबर के बीच, 1 से 5 दिसंबर के बीच जो भी छात्र अगर जुड़ते हैं तो उन्हें मात्र 599 रुपया पे करना होगा क्रैश कोर्स 2023 से जुड़ने के लिए। शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़कर पूरे नोट्स पाने, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर पाने के लिए हर दिन लेसन 1 से पढ़ाई अब शुरू हो रही है ऐप में। तो जो नए छात्र अभी नहीं पढ़े, बचे 2 महीनों में, उनको मौका है इतना पेमेंट करते ही पूरा लगातार बोर्ड एग्जाम तक पढ़ के अपनी तैयारी को, हर सब्जेक्ट की तैयारी को कंप्लीट करने की। तो जहां पे आपको मिलता है 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन क्लास, तो साथ साथ कोर्स भी कंप्लीट और रिवीजन भी कंप्लीट आपका। तो ये सारी प्रक्रिया कहां होंगी? सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करिए वहां पे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, सर्च करके उसको क्या करें, इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करके आप क्या करें, ऐप को ओपन कर लें, और ऐप ओपन करके आप उस एप्लीकेशन से क्लास 10th के बैच को 599 रुपए आप पेमेंट वहां करिए ऐप से, और आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। दोबारा ना कोई पैसा देना है, ना हर एक बैच जो पहले चला उससे भी जुड़ोगे, जो अब चला उससे भी जुड़ोगे। जो बोर्ड एग्जाम तो कोई नया बैच लॉन्च होगा या कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड करना होगा, इसी पैसे में आपका सब हो जाएगा। दोबारा किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बोर्ड एग्जाम तक होगी आपकी। और यदि आप ऐड से पेमेंट नहीं कर पाते तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आते हैं अब हम आगे। राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप क्या है? राजनीति में सांप्रदायिकता कहां कहां पर है? तो सांप्रदायिकता की सबसे सामान्य अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के विषय में बनी हुई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मान्यता की मान्यताएं शामिल हैं। तो ये सारे, और धर्म के आधार पर हमारे आज राजनीतिक गठबंधन भी होते हैं कि वो फला पार्टी में एक ही धर्म के विचार एक जैसे है तो हम गठबंधन बना लेते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, जहां धर्म की बात ही, सांप्रदायिकता का ठीक अपोजिट। सांप्रदायिकता धर्म को बांट के राजनीति होती है, और धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की राजनीति होती है। सेक्युलर जिसे कहते हैं, एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को धार्मिक समानता और समान दर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान निर्माता सांप्रदायिकता की चुनौती से अवगत थे। हमारे जो संविधान बनाने वाले थे वो जानते थे कि हमारे यहां टकराव की स्थिति होगी, पॉलिटिक्स जो होगी, सांप्रदायिकता की राजनीति बहुत चरम सीमा पे होगी, और इसी से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल को अपनाया कि हम एक सेक्युलर मॉडल अपनाएं, अपने देश में कलह होने से बचाएं, दंगे होने से बचाएं। और भारतीय राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, किसी भी इंडियन स्टेट के लिए कोई उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कोई नहीं राज्य कह सकता कि हम हिंदू राज्य है, मुस्लिम राज्य है, बौद्ध है, हम जैन है, हम सिख है। पंजाब में रहने वाले पंजाबी भी नहीं कह सकते कि हमारा जो धर्म, हमारा राज्य का जो धर्म है वो सिख धर्म है, नहीं कह सकते। आप वहां किसी राज्य को यह अधिकार नहीं मिला है। सभी व्यक्तियों, समुदायों में किसी भी धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने, किसी भी धर्म का विरोध करने की छूट नहीं है। अब अगर बात करें जात की असमानताएं, जातिगत भिन्नता कहां से है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। भारत का सामाजिक ढांचा जात व्यवस्था पर आधारित है। कहा जाता है कि जाति किस पर आधारित होती है? जाति जन्म पर आधारित होती है। जिस जात में पैदा हो गए, टाइटल हमारे पीछे वही लग जाएगा। ठीक है, पैदा हो गए, टाइटल चेंज कर लिया भले हमने, लेकिन पैदा हुए तो हमारे नाम के पीछे भी लग गया मदेशिया। अब उस टाइटल को लेकर ढूंढे, जहां पे नाम बताए लोग जान जाए, अच्छा
तो महाजन है, तो बनिया है, ठीक है, सेठ जी हैं। तो ये सारी चीजें, यानी हम टाइटल जैसे बोलते हैं, लोग हमारे जात का पहचान दे देते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने जात के टाइटल को हटा के कुछ ऐसे टाइटल यूज करें कि आप जब अपना नाम बताओ तो बस आपके नाम को आपके नाम से ही पहचान सके, आपके जात से आपकी पहचान न हो, आपके नाम और आपके काम से आपकी पहचान हो। यह असली नागरिकता है हमारे भारत देश की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जाति व्यवस्था में वंशानुगत और व्यवहारिक विभाजन को परंपरा द्वारा स्वीकृत किया गया था। हमने अपने वंश के आधार पर, अपने काम काज के आधार पर लोगों सुना है, हमने भी अपने लोग बड़ों से कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा था, ठीक है, उसे उस आधार पे, ठीक है, जो लकड़ी बना रहे थे वो बढ़ई हो गए, जो लोहा बनाने का काम कर रहे थे लोहार हो गए, जो दूध बेचने का काम किए वो अहीर हो गए, जो व्यापार कर रहे थे वो बनिया हो गए, और जो सबके पे हुकूमत चला रहे थे ठाकुर साहब हो गए। तो ये अलग अलग बंटवारा ऐसे बांट दिया गया, लोगों का कहना था। लेकिन आज ये चीजें क्या हैं? आज हर व्यक्ति व्यापारी है और हर व्यक्ति क्या है, कोई मछली पालन करने वाला किस जात का है आप लोग देख सकते हो, मुर्गी पालन करने वाला की कोई जाति है? नहीं तो क्या हम मल्लाहों को समझते मछली पालन उनका काम है, लेकिन आज सब मल्लाह, सब बनिया, सब अहीर है, सब ठाकुर है। तो बहुत काफी हद तक यह असमानता है। लेकिन अब कुछ जगह रह गया है, जैसे हमारे यहां शादी विवाह के मसले हुए, ठीक है, ये सारी चीजें अभी भी है जहां जातियां जरूरी हो गई अभी सबके नजर में। तो अभी ये चीजें आगे चल के बहुत काफी चेंज होंगी। समय है एक, जब समाज हमारा शिक्षित होता जाएगा, काफी जब पढ़ा लिखा होता जाएगा, घर का हर एक एक बच्चा जब पढ़ लिखा तो जरूर ये चीजें बदल जाएंगी। तो इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सभी सदस्य एक सामाजिक समुदाय के रूप में रहते थे और किसी को भी अन्य रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने की क्या थी? अनुमति नहीं थी। अब बात कर ले हम अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जिसको अछूत का नाम दिया था। और यही चीज था कि हमारे संविधान बनाने वाले हमारे माननीय बाबा अंबेडकर साहेब को स्कूल के बाहर ही पढ़ना पड़ा था। ठीक है, ऐसी चीजें रही हैं हमारे देश में। आज हम सब लोग एक है, ध्यान दीजिएगा। तो अस्पृश्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पिछड़ी एवं निम्न जात के लोगों को निर्वाचित लोगों द्वारा अछूतों के रूप में माना जाता है। हम बड़े और छोटों का अंतर करते हैं। छोट जाति बड़ जाति कहूं, ये भाषा कहां गांव में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, उन्हें उच्च जातियों के साथ मिलने की अनुमति नहीं है। आज देखो, पढ़ाई की एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है, स्कूल या कॉलेज, जहां हर जाति का बच्चा एक साथ बैठता है। हम वहां जाति नहीं देखते कि हम किस जाति का जूठा खा रहे हैं, दोस्ती सबसे है। और यही पहले ये चीजें नहीं थी और इसी कारण वो बहुत पीछे थी। मैंने कहा कि एजुकेशन, जिस दिन घर का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा, जनरेशन चेंज होगी, 1 से 2 जनरेशन के बाद ये कॉस्टिज्म नहीं दिखने वाला है हमारे देश में, अपने आप खत्म हो जाएगा। जाति और समानता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अस्पृश्यता, अछूत है। अगर जब हम जाति इंडिकेट करते हैं तो हम वहां छोटा बड़ा अछूत मानना शुरू कर देते हैं कि हरिजन है, यह अछूत जाति के हैं। ठीक है, कितने हमारे इसमें ऐसे भाई बंधु हैं जो इसी वजह से बहुत नाराज रहते हैं, हमारे देश के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये चीजें अगर हमारे अंदर किसी को भी अगर हम बार बार उनको इग्नोर करेंगे, उपेक्षित मानेंगे, तो हमारे खिलाफ अब उसका गुस्सा ही आएगा। ये क्या है, हमारी अंदर से ही हमारी मानवीयता है कि हम ऐसा करेंगे। भाई, जो जितना हमको अच्छा समझेगा हम उतना ही अच्छाई दिखाएंगे। अब ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने समाज में जाति और असमानता को समाप्त करने की वकालत की और इस पर काम भी किया। इन लोगों ने जाति में जो फैले भेदभाव थे, ठीक है, मैं तो मानता हूं जो भी है,
कि हमारे जो भी पहले के लोग रहे हैं, हमारे ना किसी गीता में ना हमारे रामायण में ये लिखा है कि जात की बात की गई है। तो जात बनाने वाले लोग कौन महान लोग थे, किन्होंने इस समाज को बांटा, हम लोगों को बांटा। लेकिन हमें उन कुरीतियों को दूर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ रहे हो तो ये अस्पृश्यता यही है जिसको हम इसे अपनी भाषा में अछूत का नाम देते हैं। ठीक है, अब है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत की सामाजिक बंटवारा कैसे है, भारत धर्म के रूप में किन किन धर्मों में मुख्य रूप से बटा दिखता है। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय की संख्या मामूली रूप से घटी है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों की संख्या मामूली रूप से बढ़ी। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति 16.6% है और अनुसूचित जनजाति देश की आबादी का 8.6% है। अनुसूचित जनजातियों को आमतौर पर दलितों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है। राजनीति में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बच्चे कहां पर आपके इस चैप्टर से आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, आपके इसी चैप्टर से आने वाले दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे होनहार छात्रों, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता में विभाजन का रूप दिखाई देता है। ठीक है, किन मतभेदों समाज को सांस्कृतिक, सामाजिक, समावेशी, आर्थिक कैसा विभाजन देखने को मिलता है, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए इसका, सांस्कृतिक की, सामाजिक की, समावेशी की, आर्थिक, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, 30 मिनट्स। ठीक है, तो आपका ये देखिए, अब आपका लाइव कमेंट तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपका जरूर, आप जो इसका ऑप्शन दोगे हम चेक जरूर कर रहे होंगे बच्चों, इतना ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब यहां पर कि दूसरा क्वेश्चन आपका लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है। ठीक है, अब इसमें पहला आपका ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है, असमान भूमिकाएं, दूसरा दिख रहा है असमान रणनीतियां, तीसरा है असमान सामाजिक कार्य और चौथा है असमान वितरण। ओके, तो चलिए अब इसका जवाब आपको जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो इससे बनता है, चलिए इसके आंसर भी आपको हम नोट कर देते हैं। तो अगला है आपका, बिल्कुल ये तो अच्छा, ये ऑप्शन आपका सामाजिक नहीं दिया था क्या, यहां पर आपके क्या असमान भूमिकाएं, असमान भूमिकाएं। और जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या समाज और स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हम स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को बात करते हैं। और ये वाला आपका अगले जब आते हैं एमसीक्यू पे, हम लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है, अमीर और गरीब के बीच विभाजन, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका क्या, स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन, चौथे का बी।
ये देखिए यहां पर ये हमारा अभिप्राय कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बी वाला यहां ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जैविक अंतर नहीं असमान भूमिका, यहां पर बी आपका होगा तीसरे में बी। ठीक है, तीसरे में बी, चौथे में आपका भी, यहां पर भी बी, पांचवें में आते हैं सबसे पहली जो नारीवाद, ठीक है, आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो सबसे पहले यह शुरू हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्यारे होनहार छात्रों, आपके वर्णनात्मक वन, मैंने जो कहा कि आपका ये पूछेगा क्वेश्चन, वर्णनात्मक वन लिख के पूछेगा, वर्णनात्मक वन दीर्घ उत्तरी को वर्णनात्मक 2 कहेगा, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन 4 आएगा और करके आएगा, इतना याद रखिएगा। तो जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या कमजोर स्थिति होती है, वो है हमारा लैंगिक विभाजन। यानी कुल घुमा के आपको कह रहा है कि लैंगिक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों के साथ भेदभाव का प्रमाण यह है कि यहां उनकी साक्षरता दर कम है। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कम होने का कारण ऊंचे वेतन वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु हमेशा उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। काम के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे राजनीति हो, खेलकूद हो, कल कारखाने हो, खेती, सब जगह महिलाओं को पुरुषों की तुलना में, ठीक है, कम मजदूरी मिलती है। चाहे महिलाएं पुरुषों की तुलना में सामाजिक काम क्यों न करें, लिंग के अनुसार भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। तो भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो है बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जो 543 की मात्र 17% है, यानी 78 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यही स्थिति विधानसभाओं में भी है, उनका प्रतिनिधित्व मात्र 5% है। सोच लो, विधायक कितने? 5% महिला विधायक है 100% में। तो महिला सांसदों का लोकसभा में 14.36% और राज्यसभा में 10% से अधिक योगदान है। इस मामले में भारत विश्व के अन्य देशों जैसे अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका से भी बहुत नीचे, बहुत कम है। उन जगहों पे महिलाएं ज्यादा नेता हैं, ठीक है, लीडरशिप उनके हाथों में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यदि महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो भी मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व देखा जाएगा। ये तो मान लीजिए मेरे सामने की बात है भाई, मैंने तो अब एक सीएम देखा है अपने यूपी में, ठीक है, अपनी मायावती जी को, कि अगर वो जब मुख्यमंत्री बनी तो भी उनके जो कैबिनेट था उनके में पुरुष ही ज्यादा थे मंत्री। तो ये भले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोग बन जाए, लेकिन आज भी हमारे देश में पुरुषों का ही प्रतिनिधित्व ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन आपसे जो वर्णनात्मक से पूछ रहा है और पूछ सकता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया आपसे, कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का विवरण दीजिए। कहां कहां सांप्रदायिक राजनीति हमें देखने को मिलती है, उसका ये आंसर आप पूरे अच्छे से दे सकते हो। हिंदू और मुस्लिम और जैन बौद्ध की लड़ाई, सिख की लड़ाई, तो ये सारी चीजें हमें सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं। याद रहे, हम लड़ना नहीं चाहते, राजनीति करने वाले हमें लड़ाते हैं। इतना तो आप समझ लीजिएगा। अगर आप वास्तव में एजुकेटेड हैं तो इन ऐसे हम लोगों को भड़काने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। अपने आपस के में भेदभाव नहीं पालना चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए। राजनीति अपने जगह रहना हम लोगों को एक साथ है, तो हम एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। अब अगर बात करें वर्णनात्मक 2 की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लें हम यहां पर, ध्यान दीजिएगा। अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। क्या उन्हें किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है? तो अगर हम बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर थी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 76% है।
इसी प्रकार लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, क्योंकि मां बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की अपेक्षा लड़कों पर अधिक खर्च करते हैं। भारतीय समाज में मां बाप को केवल लड़कों की चाह होती है। इसी प्रकार लड़कियों को जन्म देने से पहले ही समाप्त करने की मानसिकता रहती है, जिसके कारण भारत में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 919 रह गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है कि धर्म सांप्रदायिकता वर्णात्मक 2 से, इससे ज्यादा इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर नहीं पूछ सकता आपको। तो धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति का विश्लेषण करते हुए इसे परिभाषित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो क्या है, अधिक है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीतिक क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें धर्म और राजनीति के बीच संबंध शामिल है, जिनका वर्णन है कि गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार धर्म और राजनीति या राजनीति और धर्म का अर्थ हिंदू या इस्लाम धर्म से नहीं होकर नैतिक मूल्यों से था, जो धर्म से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों पर निर्देशित होनी चाहिए। मानवाधिकार समूहों की मांग है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होते हैं। महिला आंदोलन की अगर हम बात करें, मांग की कि सरकार को सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव रखते हैं। एक धार्मिक समुदाय के रूप में सभी को अपनी आवश्यकताओं, रुचियों और मांगों को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये सारे जो भी कैटेगरीज है, जो भी भिन्नताएं, इनको हमें हटाना चाहिए। अब तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप समझ गए ये चैप्टर काफी शानदार है। जो चीजें आप नहीं जानते वो भी सीखे, साथ साथ आपने अपना चैप्टर तैयार किया, क्वेश्चन आंसर तैयार किया। अगर आप चाहते हो कि सारे प्रश्न के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई अगर मिले, तो इसके लिए अब मौका आपको इस 799 जो लिखा है ये देने की जरूरत अभी नहीं है। 5 दिन आपके लिए हम छूट दे रहे हैं। आप 599 रुपए अगर आज 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच यदि आप जुड़ते हो तो मात्र 599 रुपए पे करके क्रैश कोर्स 2023 से जुड़कर लेसन 1 से तैयारी हर एक सब्जेक्ट की कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे और रोज बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर, इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास। साथ साथ मेरे प्यारे होनहार छात्रों, इसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन। ठीक है, और इस ऐप को ओपन करिए। ओपन ऐप ओपन करके आप तुरंत वहीं से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं 599 रुपए और सारे बैच से आप जोड़ दिए जाओगे। आप चाहो तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे तो भी सारे बैच से आप जुड़ोगे। तो समय है आपके पास कम, तैयारी है ज्यादा, बचे हैं 2 महीने और करना है अपना बेस्ट। तो जरूर जुड़े शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ। और मैं अभी भी कहूंगा, जो भी छात्र अभी इस आज की इस क्लास को अभी कहीं शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें। सारे अपना जो भी यूज करते हो आप, व्हाट्सएप चाहे फेसबुक, हर जगह इस लिंक को आप डाल दो। और अभी भी शुभम क्लासेज को आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा। गुड लक।